जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में नया मॉक टेस्ट। सेट नंबर 3 है। इसमें हम अभ्यास करेंगे 101 से लेकर 150 तक 50 हिंदी की साहित्य के प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहा गया है? दक्खनी हिंदी का दूसरा नाम किस विद्वान ने हिंदवी या देहलवी स्वीकार किया है? तो दोस्तों दक्खनी हिंदी का जो हिंदवी नाम है वो किसने स्वीकार किया? आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राहुल साकृत्यायन। महापंडित राहुल साकृत्यायन ने दक्खनी हिंदी को देहलवी या हिंदवी कहा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राजभाषा आयोग भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका सबसे पहला जो गठन हुआ था 1955 में। इसके पहले अध्यक्ष थे बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे। याद रखना, राजभाषा आयोग गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। क्लियर? ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 1955 में पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ था। क्लियर? याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो दोस्तों ब्रजबुली जो कहा गया ना, ये पुरानी बांग्ला को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली कहा गया है। क्लियर? याद रखना। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैथिली और भोजपुरी भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं, तो बिहार में बोली जाती हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, देवनागरी देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि की अगर बात करें तो ये अक्षरात्मक लिपि होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अक्षरात्मक लिपि। और देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? तो ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो ये आप याद रखना, ब्राह्मी लिपि। और नेपाली, मराठी, संस्कृत, नेपाली, संस्कृत, मराठी, गुजराती और हिंदी, इन भाषाओं की लिपि क्या है? तो वो आपका देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है और इसके बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है? तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है और इसके बिना कथन राष्ट्र गूंगा है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। क्लियर? और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। लेकिन कथन के आधार पर जाएं तो कथन के आधार होगा महात्मा गांधी ने ये कथन कहा था। क्लियर? अगला प्रश्न, नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक और हठयोग के अधिष्ठाता किसे माना जाता है? तो नाथ पंथ के जो वास्तविक प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, गोरखनाथ। अगला प्रश्न, श्रावकाचार 933 ईस्वी को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? तो श्रावकाचार जो रचना लिखी गई वो है देवसेन की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, देवसेन। और ये हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। क्लियर? याद रखना। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है स्वयंभू को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। क्लियर? अगला प्रश्न, राउअलवेल अर्थात शिलाकित कृति के रचनाकार कौन है जिससे नख सिख वर्णन की परंपरा शुरू होती है? तो राउअलवेल जो शिलांकित कृति है, इसके रचयिता है रोड़ा कवि। ऑप्शन ए आपका सही जवाब, रोड़ा कवि। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भल हुआ जू मारिया बहिणी महारा कुंतु, यह प्रसिद्ध अपभ्रंश पंक्ति किस व्याकरण आचार्य की है? तो दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, हेमचंद्र की है। ऑप्शन ए, भल हुआ जू मारिया बहिणी महारा कुंतु। ठीक है, याद रखना। अद्वैत वाद के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? तो अद्वैत वाद के प्रवर्तक कौन है? सही आंसर होगा आपका, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, शंकराचार्य। क्लियर? याद रखना। अगला प्रश्न, संवाद सूक्त मधुर भाव की प्रधानता के कारण किस कवयित्री को राजस्थान की राधा कहा गया है? दोस्तों राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मीराबाई। क्लियर? अगला प्रश्न, मधुमालती 1545 ईस्वी सूफी काव्य के रचयिता कौन है? तो मधुमालती जो सूफी काव्य है वो लिखा गया है मंझन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मंझन। अगला प्रश्न,
तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो तुलसीदास की जो रचना है ये है आपकी कवितावली, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ब्रज भाषा की मैं बात करूँ तो ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये भी आप याद रखना, शौरसेनी अपभ्रंश ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, सूर सागर के उस प्रसंग को क्या कहा जाता है जिसमें गोपियों का और उद्धव का संवाद है? तो सूर सागर में वो प्रश्न होता है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, भ्रमर गीत। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, भाषा बोली न जानी ही जाके कुल के दास, यह कहकर अपने वंश की हीनता का बोध किस कवि ने कराया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए केशव दास। ऑप्शन ए केशव दास ने बोला है, भाषा बोली न जानी जा कुल के दास, केशव दास। और केशव दास वो कवि है जिसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है? तो केशव दास को कहा जाता है। और उनकी एक बड़ी फेमस रचना है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका रचना किसकी है? केशव दास की है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर फिरंग ए सतसई नाम से फारसी में टीका किसने लिखी है? तो सही आंसर होगा आपका, बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी गई वो लिखी है आनंदी लाल शर्मा ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आनंदी लाल शर्मा। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण के रचयिता भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों भूषण रीतिकाल का एक कवि है और ये वीर रस की कविताएं लिखने के लिए जाना जाता है रीतिकाल में। तो किसने इसको भूषण की उपाधि दी थी? तो जवाब होगा सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने भूषण को भूषण की उपाधि दी है। अगला प्रश्न, बिरह बारिश और इश्कनामा किस रीति मुक्त कवि की रचनाएं हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बोधा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बिरह बारिश और इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय और शब्द नाम प्रकाश ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए भिखारी दास, भिखारी दास। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों कवि वचन सुधा जो है ये भारतेंदु युग की पत्रिका है और इसका संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप प्रयाग के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप हिंदी की एक पत्रिका है और इसके जो संपादक है वो कौन है? तो सही आंसर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बालकृष्ण भट्ट। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य 1931 में कुल कितने सर्ग हैं? यह किस पात्र पर केंद्रित है? दोस्तों साकेत महाकाव्य जो लिखा वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त इनके द्वारा लिखा गया। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो आपका सही जवाब होगा 12 सर्ग हैं और ये उर्मिला पर आधारित, उर्मिला जो है उसके केंद्र पर आधारित है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह अमर पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में निम्नलिखित खड़ी बोली में लिखित प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है वो है श्रीधर पाठक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, श्रीधर पाठक। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी एक रचना है खड़ी बोली में वो है प्रिय प्रवास। तो ये जरूर आप ध्यान रखना, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह हरिओद जी की है। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस समीक्षक ने कहा है? तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ये कहा था किसने? तो आपका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो ये गलत है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ठीक है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक अंतद्वंद या लंबी कविता की श्रेणी में सर्वोच्च माना जाता है? निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनकी कौन सी रचना है जिसको महाकाव्यात्मक अंतद्वंद या लंबी कविता की श्रेणी में रखा गया है? वह राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, राम की शक्ति पूजा। निराला जो है ना ये हिंदी साहित्य मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मुक्तक छंद के प्रवर्तक। और मैं आपको बता दूं इनकी एक रचना है जो मुक्तक छंद में लिखी गई, जूही की कली, जूही की कली। क्लियर, और इनकी एक कविता है बादल राग। तो बादल राग कविता किसने लिखी है? तो निराला ने लिखी है। क्लियर, याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला प्रश्न, यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ मिला था? तो यामा के लिए जो ज्ञानपीठ मिला वो मिला था 1982 में। ऑप्शन
ए आपका सही जवाब है महादेवी वर्मा को। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश हालावाद के रचयिता कौन है। तो दोस्तों मधुशाला जो है ये 1935 में लिखी गई, मधुबाला 1936 में लिखी गई और मधुकलश 1937 में लिखी गई। ये तीन रचनाओं का क्रम आप याद रखना। आपको बताना इसके रचयिता कौन है, आंसर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। क्लियर, याद रखना। और इनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र और उर्वशी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो ये सही जाओगा आपका ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। और मैं आपको बता दूं उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। 1972 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उर्वशी के लिए, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र भी इनकी रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, झूठा सच उपन्यास 2 भागों में वतन और देश का भविष्य के लेखक कौन है। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यशपाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है भीष्म साहनी। इनका एक बड़ा कालजयी उपन्यास है, वह है तमस। तो तमस उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा हुआ है। तो आप इसको याद रखना, भीष्म साहनी का उपन्यास है। ठीक है, तमस। हमसे पूछा गया था झूठा सच, तो यह है आपका यशपाल का। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी उपन्यास के मुख्य पात्र शेखर के माध्यम से अज्ञे जी ने किसका चित्रण किया है। तो दोस्तों शेखर एक जीवनी उपन्यास है सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अज्ञे का। और इसमें जो चित्रण है ना वो किसका है, बाल, मन का और विद्रोही चेतना का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ मिला है। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ मिला है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्र कौन है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ना ये इसने पूछा मुख्य स्त्री पात्र, वो है निपुणिका और भटनी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है निपुणिका और भटनी। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है ये। अगला प्रश्न, मलबे का मालिक कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मलबे का मालिक। ये भारत की त्रासदी पर लिखा हुआ है। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उसकी त्रासदी पर ये लिखा गया है। कमेंट में लिख के बताओ मलबे का मालिक के रचनाकार कौन है, किसने लिखी है मलबे के मालिक। चलिए अगला प्रश्न, गदल कहानी के लेखक कौन है जिसे रांगे राघव की सर्वश्रेष्ठ कहानी माना जाता है। तो गदल कहानी आप बता सकते हैं रांगे राघव ने ही लिखी है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है रांगे राघव। यहाँ लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु, इनका एक उपन्यास बड़ा फेमस है और वो है मेला आंचल। और ये आप ध्यान रखना मेला आंचल कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए अगला प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है। तो सिंदूर की होली जो है ये किसने लिखा है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये यूपी टेट में काफ़ी आता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली। माधवी नाटक के रचनाकार कौन है। तो माधवी जो नाटक लिखा गया है ना ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है भीष्म साहनी। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, द्रौपदी और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटकों के लेखक कौन है। तो सही जवाब क्या होगा, द्रौपदी और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न, भारतेंदुकृत अंधेर नगरी किस प्रकार की नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। तो अंधेर नगरी जो नाटक है ये प्रहसन विधा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है प्रहसन। अगला प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक में भीष्म साहनी ने किसके व्यक्तित्व को उभारा है। तो कबीरा खड़ा बाजार में जो नाटक है ना इसमें कबीरदास की जो क्रांतिकारी चेतना थी उसको उभारा गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है कबीरदास की क्रांतिकारी चेतना को। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका भट्टनायक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है भट्टनायक। अगला प्रश्न, साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले किस आचार्य ने दी थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए भट्टनायक ने ही साधारणीकरण की अवधारणा दी है, भट्टनायक। क्लियर, आप याद रखना ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी
पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसने दिया? तो सही आंसर क्या होगा आपका? थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया है आपका टी.एस. इलियट ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कल्पना सिद्धांत जो पाश्चात्य आलोचक हैं वो कौन है? सही होगा एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनव गुप्त की प्रसिद्ध टीका का नाम क्या है? तो अभिनव गुप्त की रचना अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो है लोचन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है लोचन। क्लियर। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ कितने भाषाओं में प्रकाशित हुआ है? तो मिश्र बंधु जो ग्रंथ है ना वो इतिहास है हिंदी का एक तरीके से, और ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 4 भाग। अगला प्रश्न, साहित्य का इतिहास जनता की चित्त प्रवृत्ति का इतिहास है, यह कालजयी परिभाषा किसकी है? तो साहित्य का जो इतिहास है ना वो जनता की चित्त प्रवृत्ति का इतिहास है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, इस्तबार दाला लित्युदेर एंदुई ए हिंदुस्तानी फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है और हिंदी का इतिहास है ये इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास लिखा गारसा दा तासी ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है गारसा दा तासी। क्लियर। याद रखना कई बार एग्जाम में आता है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 1883। अगला प्रश्न, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, यह प्रसिद्ध गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद की मैं बात करूं तो ये छायावाद के आधार स्तंभ जो कवि हैं उनमें इनका नाम आता है, और इनकी एक रचना बड़ी फेमस है झरना। तो झरना छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है। ठीक है, याद रखना। तो आपसे पूछा गया था तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, यह किस नाटक में लिखा गया है? तो वो है चंद्रगुप्त। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया हिंदी साहित्य के 50 प्रश्नों का। ऐसे ही मैं इस साइड लाता रहूँगा। कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ जिसके कारण क्लास टाइम पे नहीं आ पाती, तो अच्छे से इसको ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।